नाज़रीन, जो डील की खबरें इमरान खान साहब को लेकर चल रही हैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, कोई भी शख्स इमरान खान के पास डायरेक्ट डील लेकर नहीं गया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट के किसी मोहरे ने या डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी ने ऐसा राब्ता नहीं किया कि वो इमरान खान साहब से फलां डील करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, जितने भी लोग ये खबरें दे रहे हैं ना आपको कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, उनको जाके बंदे मिले, बंदों ने इमरान खान को ये कहा, इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोगों तक कुछ मालूमात पहुंचाई गई, और वो भी ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई गई जो बराह रास्त खुद उस डील को ना कर सकते हैं ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। वो सिर्फ सुनी हुई बात को लाकर आगे पहुंचा सकते हैं, यानी जिसको मिडिल मैन कहते हैं। तो ये मिडिल मैन जो है ये पॉलिटिकल और एक्स एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी पुराने लोग हैं। इन लोगों के जरिए से, देखिए, पहले आपको याद होगा बुशरा बीबी ने कंफर्म भी किया था कि उनको भी कुछ ऑफर किया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि बात करनी है तो जाके इमरान खान से बात करें। इसी तरह इमरान खान साहब के पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गई है और जो सबसे लेटेस्ट चीज है जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई है वो यही है कि जनाब 2 साल आप इस हुकूमत को चलने दें, हम सारे लोगों को आजाद कर देते हैं, आप भी बाहर आ जाएंगे, तो पॉलिटिक्स में जरा हाथ हल्का कर दें, जरा मुल्क को चलने दें, स्टेबल होने दें चीजों को। 2 साल के बाद फिर आप अपना जो एहतजाज करना है या जो आपने सियासत करनी है वो आप कर लें। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब एक स्टेटमेंट दिया, पहले वो आप सुन लें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी निकल के बाहर आ जाऊं या मुझे कोई डील करके मैं जेल से बाहर निकल आऊं। तो वो कह रहे हैं मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, आज सियासत से पीछे हो जाऊं, यानी एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। तो जो लेटेस्ट ऑफर इमरान खान साहब तक पहुंची जराए से, वो यही है कि खान साहब अगर आप इसके ऊपर आमादा हो जाएं, जरा थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाएं, चीजों को नरम कर दें और फिर चीजों को चलने दें, ये 2 साल हुकूमत गुजार ले, तो उसके बाद फिर। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासत करनी है अपनी मर्जी से। वो अगर सियासत अपनी मर्जी की ना करनी होती तो 2022 में मई में उनको ये ऑफर आई थी, और इस ऑफर को एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्म करती है, सहाफी भी कंफर्म करते हैं। इमरान खान साहब ये समझते थे कि तब भी उनको धोखा दिया जा रहा था। यानी मई में कहा गया था कि आप 10 दिन तक अपना धरना मुअख्खर करें, अपनी लॉन्ग मार्च को आप रोक लें, तो हम इस बीच में जो है वो कोई रास्ता निकाल के आपको इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको एक धोखा समझते थे और उन्हें लगता था कि उनका लॉन्ग मार्च रोका जाएगा और उसके बाद 10 दिन में कोई बंदोबस्त कर लिया जाएगा, और 10 दिन के बाद मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा है। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ने एतबार नहीं किया। एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो यही था कि ट्रस्ट का एक डेफिसिट था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा और इनकार किया साहब, और ये आपको समझ आ रही है। एक्चुअली इमरान खान इस वक्त निजाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं कि निजाम के अंदर कितनी जान बाकी है और वो इमरान खान को कितनी देर तक अंदर रख सकता है। इस वक्त जो मईशत की हालत है और जिस तरह मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक का ट्रस्ट का एक डेफिसिट है, पाकिस्तान में जो एक बेचैनी है, नौजवान जिस तरह इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, मईशत के मसाइल बढ़ने के साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अदम एतमाद की कैफियत है। ऐसी सूरत हाल में हाउ इज इट पॉसिबल कि ज्यादा देर तक ये निजाम इमरान खान को जेल में रखकर बर्दाश्त करे। तो इमरान खान जो है वो निजाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं, साथ में वो खुद भी टेस्ट हो रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम कब तक कोलैप्स कर जाता है। इमरान खान साहब ने कोई ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली दफा तो इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं आपके सामने रख देता हूं फैक्ट। इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के बारे में ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली मर्तबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो अभी 2 दिसंबर को मुलाकात हुई, ये पहली मर्तबा नहीं था। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद महीनों से, और बार बार आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बार बार कहते हैं ये बात। नवंबर के ट्वीट के अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था, अक्टूबर में भी कहीं ये स्टेटमेंट आया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले गुस्सा क्यों नहीं आया और अब गुस्सा क्यों आया? तो गुस्सा बड़ा सियाना है। गुस्सा इंतजार कर रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि ताहयात इस्तिस्ना मिल जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ताहयात मुराद मिल जाए,
नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के। ये बड़ी अजीब बात है ना, गुस्सा बड़ा सियाना है। अब मुलाकात का दिन है, इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में ये शुनीद है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की टीवी चैनल पे बैठ के। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता मैं। गद्दारी के आर्टिकल 6, इमरान खान पे आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है? तो इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा अब ये किस लिए बनाएंगे, किस तरह बनाए, कौन सी गद्दारी की है इमरान खान ने? वो आइन की बात करता है तो गद्दारी है, वो मैंडेट की बात करता है गद्दारी है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है गद्दारी है, आजाद अदलिया आजाद मीडिया की बात करता है तो गद्दारी है। ये तो गद्दारी नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर गद्दारी का मुकदमा बनाना था तो 2.5-3 साल पहले बनाना था। ये अब 3 साल के बाद आपको याद आ गया, जब वो जेल के अंदर पड़ा है 3 साल से, उसने कुछ किया ही नहीं, जेल के अंदर मौजूद है जी, अब हम बनाएंगे गद्दारी का मुकदमा। नहीं, आप नहीं बना पाएंगे। आपने बड़ी कोशिश की बड़े लोगों को गद्दार करार देने की, लेकिन जो भी पाकिस्तान में आइन से गद्दारी करने वाले हैं वो 4 बुनियादी तौर पे तो डिक्टेटर हैं, सीधे सीधे। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक जो अपोजिशन का एक स्पीकर को अगर मुज़ाकरात करने ही है तो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन तो जारी कर देना भाई। जब नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल साहब का जारी करना था तो फटाफट हो गया था, शहबाज शरीफ साहब को बरतानिया से भी बुलवा लिया गया था। लेकिन एक नोटिफिकेशन है इतने लंबे अरसे से अटका हुआ है अपोजिशन लीडर का, महमूद खान अचकजई को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया हुआ है, वो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। और ये वही महमूद खान अचकजई हैं जिन्हें पिछली मर्तबा पीडीएम की जमातों ने अपने साथ रखा हुआ था जमहूरियत का लारा लगा के, और उसके बाद ये फौजी ट्रक में सवार होकर सारे के सारे असेंबली में पहुंच गए फॉर्म 47 लेकर, और महमूद खान अचकजई के सामने पूरा पोल भी खुल गया। तो अब जो अचकजई साहब हैं इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक पार्लिमानी एक मीटिंग भी की है जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी होती है। वहां चंद चीजों के ऊपर उन्होंने गौर किया। एक तो राणा सनाउल्लाह ने एक ऑफर की थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं, इमरान खान साहब की जेल सहूलतों का जायजा ले लेते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बनाओ, इधर से फंसते हैं इधर से फंसाओ। उन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह को इसके अंदर शामिल करें और बाकी लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर्स के, कौमी असम्बली के अरकान के और वकला के नाम दें। और ये गर्म होता है डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मैंने आपको बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वन लाइनर मुझे समझ आया वो ये है कि डीजी आईएसपीआर ने अपनी ही फौज के ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 3.5 साल में फौज पे जितने इल्जामात लगाए वो साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो सब कुछ साबित कर दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी इमरान खान की कामयाबी और कोई हो नहीं सकती। लेकिन 9 मई को क्या हुआ था 2023 में? हुआ यह था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को घेर घार के अपने मैदान में ले गई थी। यानी जो एहतजाज हुआ उसको जिस किस्म का रंग दे दिया गया, बाद में जो कुछ किया गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने मैदान में यानी ताकत के मैदान में ले गई थी, सियासत के मैदान से घसीटते हुए। और ताकत के मैदान में उनके पास मुसल्लह लोग हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है। तो फिर 36,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो 2-3 दिन के अंदर ही 10,000 बंदा गिरफ्तार हो गया था। इस मर्तबा हुआ इमरान खान जेल में बैठकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस घसीट के अपने मैदान में ले आए। सियासत का मैदान इमरान खान है। इससे पहले जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ताकत के मैदान में इमरान खान साहब को ले गई थी। अब इमरान खान वापस घसीट के सियासत के मैदान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ले आया। ये उसका मैदान है। यहां पे डीजीआईएसपीआर ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, और इन गलतियों को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है कि डीजीआईएसपीआर साहब ने अपनी फौज पे खुदकुश हमला कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कुछ हवा कम हुई थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम नहीं बना पा रही थी, डीजी साहब ने कमाल मोमेंटम बनाया। हमने बड़े अरसे के बाद वो मनाजिर देखे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी पेशावर वाले जलसे में जिस तरह लोग निकल कर आए, वो जर्नलिस्ट अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब ये कमाल हो गया। अवाम के अंदर बहुत गम गुस्सा है, बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए हैं। अब लोग निकल कर आए हैं, वहां पे जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पे सीखने के लिए कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मैच्योर हो गई है लड़ाई लड़ते लड़ते, कि तहरीक इंसाफ ने डीजीआईएसपीआर को गाली का जवाब गाली से यहां भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो डीजी साहब बोल रहे थे। अब लोग बड़ों से सीखते हैं। डीजीआईएसपीआर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया पूरे जलसे के अंदर लोग उसी लफ्ज से मुखातिब कर रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है जो डीजी साहब ने काम किया और लोगों को सिखाया।
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی کوئی گنجائش پاکستان کی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے تھی. اب حیرت کی بات مجھے یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی جمہورے ہیں, چاہے وہ MQM والے ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہوں, چاہے وہ نون لیگ والے ہوں, چاہے باقی جماعتوں والے ہوں, یہ جمہورے سارے کے سارے آگے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بیچاروں پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آؤ یار آ کے ہمیں جو ہے وہ آپ کہو آ کر کے ہم نے ٹھیک کیا. تو اب وہ جمہوریہ کہہ رہے ہیں جی ہم 100% متفق ہیں, جو ڈی جی نے کہا, DGISPR نے جو کہا جی ہم اس سے متفق ہیں. یہ نا فوج کے اوپر چڑھائی, فوج کے ساتھ بدتمیزی. عمران خان کہتا ہے ملک بھی میرا, فوج بھی میری. فوج کو تو وہ کہتا کوئی نہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ فوج کا اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال بند کیا جائے. جس کام کے لیے قوم نے یہ فوج پالی ہے اور جس کام کے لیے قوم نے یہ فوج رکھی ہے, فوج کو صرف وہ کام کرنے دیا جائے. بیرکوں میں جانے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے, یا تو میدان جنگ میں یا بیرک میں. یہی فوج کی ڈیوٹی ہے. یا فوج کو اگر کہیں بلایا جائے مدد کے لیے تو ان کو وہ آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے, ان کی وہ آئینی ذمہ داری ہے. لیکن خود سے وہ پالیسیاں بنائے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ سارے جمہورے بیٹھ کے اب جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو دکھایا بھی جا رہا ہے, اور جمہورے بیٹھے ہوئے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, یہ جو ہے فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ہم جناب ساتھ کھڑے ہیں. ادارے ایک جہت اس طرح کی شکلیں آپ اپنے ساتھ کھڑی کریں گے نا, ادارے کی بھی بدنامی ہو جائے گی اور کام نہیں بنے گا. کیونکہ عمران خان کا جو فالوور ہے نا وہ بہت عجیب قسم کا ہے. میں ابھی جلسے پہ نہیں آیا, لیکن یہ بڑی زبردست بات ایک اوریہ مقبول جان صاحب نے کی, کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جس طرح انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. معاملہ بھی یہی ہے کہ عمران خان کا دفاع کرنے والوں پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا, سورج غروب نہیں ہوتا ان پہ جو لوگ عمران خان کا دفاع کرتے ہیں. یہ کہاوت نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ایک طرف دیکھیں انہوں نے پیڈ قسم کے بندے رکھے ہوئے, کسی کے 15 فالوور ہیں, کسی کے 25 فالوور ہیں, بس اتنا ہی ہے. اور وہ دن رات گالم گلوچ بدتمیزی وہ لوگ کر رہے ہیں جو PMLN نے اور پیپلز پارٹی نے یا دیگر کوئی, انہوں نے اب تو انہوں نے بھی ڈیجیٹل میڈیا اپنا اسٹیبلشمنٹ نے بھی بنایا ہوا ہے. یہ دن رات گالم گلوچ کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں کر رہے. غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹی جاؤ, تو بھی غدار, تو بھی باغی, تو بھی گندا, وہ یہ ہے, وہ سیکورٹی تھریٹ ہے, اور گندی گالیاں ماں بہن. انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا. اور یہ سب کہتے ہیں کہ عمران خان کا دفاع کرنے والوں میں پرابلم یہ ہے کہ ادھر پیسے خرچ نہیں ہوتے. عمران خان کا دفاع کرنے والوں پر سورج غروب نہیں ہوتا. وہ چند گھنٹے زہر اگلتے ہیں عمران خان کے مخالفین, پھر گوادر سے لے کر گلگت بلتستان تک عمران خان سے پیار کرنے والے لوگ اٹھتے ہیں اور عمران خان کے دفاع کا پرچم تھام لیتے ہیں. پھر اس پرچم کا سفر شروع ہو جاتا ہے سورج کے ساتھ ساتھ. مشرق وسطیٰ میں پاکستانی آ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ یہ پرچم پکڑ لیتے ہیں, اور اس کے بعد یورپ کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو پاکستانی وہاں پہ. پاکستان میں رات ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ شام ہو رہی ہوتی ہے, دن ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ وہاں سے یہ ساری چیزیں تھام لیتے ہیں اور وہ اس پہ حصہ بن جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو امریکہ میں صبح ہو جاتی ہے, کینیڈا میں صبح ہو جاتی ہے. وہاں جو لاکھوں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں عمران خان کا جو دفاع کا پرچم ہے وہ تھام لیتے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کا مقابلہ کریں کیسے. اربوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود یہ اب تک عمران خان صاحب کے بیانیے کا توڑ نہیں نکال سکے, اور اب اس طرح کی شکلیں یہ جو مسترد کی ہوئی ہیں پبلک نے, انہیں لا کر بٹھایا جا رہا ہے اور کوشش کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو. اچھا, پاکستان تحریک انصاف نے بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا. DGISPR احمد شریف صاحب کی گالی کے جواب میں انہوں نے گالی نہیں دی. میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل قیادت جنہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی اور جنہوں نے آج ایک جلسہ کیا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں دیکھیں جو سہیل آفریدی نے DGISPR کو مخاطب کیا, انہوں نے کہا DGISPR نے میرے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کیا, میں قبائلی ہوں, ایسی تربیت نہیں کہ گالیاں دوں. DGISPR اور جعلی سینیٹر اور وزراء میں فرق ہونا چاہیے, یعنی ایک جعلی سینیٹر میں اور ایک DGISPR میں فرق تو ہونا چاہیے. جعلی وزراء کے اندر اور DGISPR میں فرق تو ہونا چاہیے. پھر انہوں نے بعد میں عمران خان کے بارے میں DGISPR کو کہا کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے, نام لینا اس کا اس کا, ایسے کیوں بولتے ہیں آپ, نام لیں اس کا عمران احمد خان نیازی, اور یہ نام ہمیشہ یاد رکھنا. یہ بھی سہیل آفریدی نے کہا. بڑی لمبی انہوں نے تقریر کی. میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا, مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ جب وہ